दो नदियों के बीच की धरती, मेसोपोटामिया, आज का इराक, यहीं से सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। हजारों सालों से टाइग्रिस और यूफ्रेटीज नदियां इस जमीन को सींचती आ रही हैं। इन्होंने एम्पायर्स को बनते और बिगड़ते देखा है। इन्होंने राइटिंग, लॉ और मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर का जन्म देखा है। ये कहानी है इराक की, एक ऐसी धरती की जो इतिहास में डूबी हुई है, अपने एंशिएंट ओरिजिन्स से लेकर आज के कॉम्प्लेक्सिटीज तक। अकाडियन एम्पायर की जगह बेबीलोनियंस ने ले ली, हम्मुराबी के नेतृत्व में। हम्मुराबी का प्रसिद्ध लॉ कोड एक न्यायपूर्ण समाज बनाने का लक्ष्य रखता था। उसका कोड व्यापार विवादों से लेकर पारिवारिक कानून तक कानूनी मामलों को कवर करता था। कोड ऑफ हम्मुराबी सबसे शुरुआती लीगल सिस्टम्स में से एक है। बेबीलोनियन एम्पायर समृद्धि और सांस्कृतिक उपलब्धि के साथ फला फूला। बेबीलोन शिक्षा और व्यापार का केंद्र बन गया। बेबीलोनियंस ने मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और साहित्य में तरक्की की, लेकिन बेबीलोनियन एम्पायर अंततः बाहरी दबावों के आगे झुक गया। 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में असीरियंस का उदय हुआ। उन्होंने मिस्र से ईरान तक एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। असीरियन एम्पायर अपने सैन्य कौशल के लिए जाना जाता था। वे सीज वॉरफेयर और उन्नत सैन्य रणनीति में माहिर थे। असीरियंस को दुश्मनों के प्रति क्रूरता के लिए भी जाना जाता था। क्रूरता के लिए अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद असीरियंस कला और शिक्षा के संरक्षक भी थे। उन्होंने क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स से भरे विशाल पुस्तकालयों को इकट्ठा किया जो प्राचीन दुनिया के ज्ञान को संरक्षित करते थे। असीरियन राजा अशुरबनिपल एक प्रसिद्ध विद्वान और ग्रंथों के संग्रहकर्ता थे। निनेवेह में उनके पुस्तकालय में विभिन्न विषयों पर हजारों मिट्टी की गोलियां थीं। असीरियन एम्पायर अंततः अपनी ही विशालता और आंतरिक कलह के बोझ तले दब गया। मीडेस के साथ संबद्ध बेबीलोनियंस ने अपने असीरियन शासकों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और 612 ईसा पूर्व में निनेवे शहर को बर्बाद कर दिया। निनेवे का पतन असीरियन एम्पायर के अंत और मेसोपोटामिया के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था। नेबुकदनेस्सर डिबड के तहत नियो बेबीलोनियन एम्पायर असीरियन एम्पायर की राख से उठा। नेबुकदनेस्सर II ने बेबीलोन को अद्वितीय वैभव के शहर के रूप में फिर से बनाया। उन्हें बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन्स के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, जो प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक था। लेकिन नियो बेबीलोनियन एम्पायर अल्पकालिक था। 539 ईसा पूर्व में पर्शिया के राजा साइरस द ग्रेट ने बेबीलोन पर विजय प्राप्त की और मेसोपोटामिया को अपने विशाल साम्राज्य में मिला लिया। साइरस और उनके उत्तराधिकारियों के तहत पर्शियन एम्पायर ने इस क्षेत्र के लिए सापेक्ष शांति और समृद्धि के दौर की शुरुआत की। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पर्शियन एम्पायर अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेनाओं के हाथों गिर गया। अलेक्जेंडर की विजयों ने पूरे मध्य पूर्व में ग्रीक संस्कृति और विचारों का प्रसार किया, जिससे हेलेनिस्टिक पीरियड की शुरुआत हुई। अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य को उसके सेनापतियों में बांट दिया गया और मेसोपोटामिया सेल्यूसिड एम्पायर के शासन में आ गया। सदियों तक मेसोपोटामिया संस्कृतियों और साम्राज्यों का चौराहा बना रहा। रोमन एम्पायर ने इस क्षेत्र में अपनी पहुंच को कुछ समय के लिए बढ़ाया, लेकिन इसे पूरी तरह से कभी जीत नहीं सका। 7वीं शताब्दी ईस्वी तक मेसोपोटामिया सासानियन एम्पायर का हिस्सा था, जो आखिरी प्री इस्लामिक पर्शियन एम्पायर था। 7वीं शताब्दी ईस्वी में अरब प्रायद्वीप से एक नई ताकत का उदय हुआ, इस्लाम। पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं तेजी से फैली, जिससे अरब जनजातियां इस्लाम के झंडे तले एकजुट हो गईं। एक सदी के भीतर इस्लामिक कैलिफेट पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में भारत तक फैल गया। सेक्शन 5, बैगदाद सिटी ऑफ विजडम। 762 ईस्वी में अब्बासिद खलीफा अल मंसूर ने टाइग्रिस नदी के तट पर बैगदाद शहर की स्थापना की। व्यापार मार्गों के चौराहे पर रणनीतिक रूप से स्थित बैगदाद तेजी से एक प्रमुख महानगर के रूप में विकसित हुआ। यह अब्बासिद कैलिफेट की राजधानी और इस्लामी शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बन गया। अब्बासिड्स के तहत बैगदाद ने बौद्धिक और कलात्मक उत्कर्ष का स्वर्णिम युग देखा। हाउस ऑफ विजडम, एक प्रसिद्ध पुस्तकालय और अनुवाद केंद्र, ने इस्लामी दुनिया भर के विद्वानों को आकर्षित किया। हाउस ऑफ विजडम ज्ञान का प्रकाश स्तंभ बन गया, जिसने प्राचीन ग्रीक, फारसी और भारतीय ग्रंथों को अरबी भाषा में संरक्षित और अनुवादित किया। हाउस ऑफ विजडम के विद्वानों ने गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन में अभूतपूर्व प्रगति की। उनके काम ने सदियों बाद यूरोपीय पुनर्जागरण की नींव रखी।
हालांकि अब्बासिद कैलिफेट धीरे धीरे आंतरिक विभाजनों और बाहरी दबावों के कारण कमजोर हो गया। 10वीं शताब्दी तक खलीफा छोटे स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया था। 1258 में मंगोलों ने बगदाद को बर्बाद कर दिया, जिसने इस्लामी स्वर्ण युग के अंत का प्रतीक था। सेक्शन 6 सेंचुरीज ऑफ चेंज। मंगोल विजयों के बाद 16वीं शताब्दी में मेसोपोटामिया ऑटोमन एम्पायर के शासन में आ गया। ऑटोमन्स, एक तुर्की भाषी राजवंश, ने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, जिसमें अधिकांश मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी यूरोप शामिल थे। ऑटोमन शासन के तहत मेसोपोटामिया को 3 प्रांतों बगदाद, मोसुल और बासरा में विभाजित किया गया था। यह क्षेत्र साम्राज्य का एक पिछड़ा हुआ इलाका बना रहा, जो आदिवासी संघर्षों और आर्थिक ठहराव से ग्रस्त था। ऑटोमन्स अपने विशाल क्षेत्र के अन्य हिस्सों में व्यस्त ने इस क्षेत्र के बुनियादी ढांचे या अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए बहुत कम काम किया। 19वीं शताब्दी में मध्य पूर्व में यूरोपीय साम्राज्यवाद का उदय हुआ। अंग्रेजों ने भारत और फारस की खाड़ी में अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए धीरे धीरे इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ उनके समर्थन के बदले में स्थानीय आबादी को स्वतंत्रता का वादा करते हुए मेसोपोटामिया पर कब्जा कर लिया। सेक्शन 7 अ न्यू सेंचुरी, अ न्यू इराक। युद्ध के बाद ऑटोमन एम्पायर को समाप्त कर दिया गया और लीग ऑफ नेशंस ने ग्रेट ब्रिटेन को मेसोपोटामिया पर एक मैंडेट प्रदान किया। 1921 में अंग्रेजों ने मक्का के शरीफ के बेटे फैसल I को नए बनाए गए इराक के राज्य के राजा के रूप में नियुक्त किया। नए राज्य में बगदाद, मोसुल और बासरा के पूर्व ऑटोमन प्रांत शामिल थे। आधुनिक इराक का निर्माण चुनौतियों से भरा था। देश जातीय और धार्मिक रूप से विविध था। उत्तर में एक बड़ी कुर्द आबादी और दक्षिण में एक शिया अरब बहुमत था, जिस पर सुन्नी अरब अभिजात वर्ग का शासन था। ब्रिटिश जनादेश ने इन अंतर्निहित तनावों को दूर करने के लिए बहुत कम काम किया था और नया इराकी राज्य उपनिवेशवाद और सांप्रदायिकता की विरासत को विरासत में मिला। इन चुनौतियों के बावजूद इराक ने आजादी के बाद के दशकों में महत्वपूर्ण प्रगति की। 1920 के दशक में तेल की खोज ने देश में नई दौलत लाई और सरकार ने बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में निवेश किया। हालांकि इस प्रगति पर अक्सर राजनीतिक अस्थिरता और सत्तावादी शासन का साया मंडराता रहा। सेक्शन 8 द रेन ऑफ सदाम हुसैन। 1968 में बाथ पार्टी, एक सेक्युलर अरब नेशनलिस्ट पार्टी, ने तख्ता पलट में सत्ता हथिया ली। सदाम हुसैन, एक क्रूर और महत्वाकांक्षी राजनेता, ने धीरे धीरे पार्टी के भीतर अपनी शक्ति मजबूत की और इराक के वास्तविक शासक के रूप में उभरा। सदाम हुसैन का शासन क्रूरता, दमन और व्यक्तित्व के पंथ द्वारा चिह्नित था। उसने अपने शासन के किसी भी विरोध को बेरहमी से दबा दिया, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक। उनका शासन हजारों इराकियों की मौत के लिए जिम्मेदार था, जिनमें से कई को उनकी जातीयता या धार्मिक विश्वासों के आधार पर निशाना बनाया गया था। सदाम हुसैन की विदेश नीति भी उतनी ही विनाशकारी थी। 1980 में उसने ईरान के खिलाफ एक महंगा और अंततः निरर्थक युद्ध छेड़ दिया, जो 8 साल तक चला। ईरान इराक युद्ध ने दोनों देशों को तबाह कर दिया और इस क्षेत्र पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। सेक्शन 9 द इराक वॉर एंड इट्स आफ्टरमैथ। 1990 में सदाम हुसैन ने इराक की दक्षिणी सीमा पर स्थित एक छोटे से तेल समृद्ध देश कुवैत पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण से पहला खाड़ी युद्ध शुरू हो गया, जिसमें अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने इराकी सेनाओं को कुवैत से खदेड़ दिया। खाड़ी युद्ध के बाद इराक पर कठोर आर्थिक प्रतिबंध और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव का सामना करना पड़ा। हालांकि सदाम हुसैन का शासन सत्ता में बना रहा और इराकी लोग उसके दमनकारी शासन में पीड़ित होते रहे। 2003 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने सहयोगियों के एक गठबंधन के साथ सदाम हुसैन के कथित रूप से सामूहिक विनाश के हथियार रखने और आतंकवादी समूहों से संबंधों का हवाला देते हुए इराक पर आक्रमण कर दिया। 2003 में इराक पर हुए आक्रमण से सदाम हुसैन के शासन का पतन हुआ और उसे पकड़ लिया गया। हालांकि इस आक्रमण ने इराक को अराजकता और हिंसा में भी धकेल दिया। देश एक सांप्रदायिक गृहयुद्ध, विद्रोह और इराक में अल-कायदा जैसे आतंकवादी समूहों के उदय से त्रस्त था, जो बाद में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया आईसिस में बदल गया।
सेक्शन 10, अ लैंड ऑफ रेजिलियंस एंड होप। अमेरिका ने 2011 में इराक से अपनी सेना वापस बुला ली, लेकिन देश आक्रमण और उसके बाद की विरासत से जूझता रहा है। इराकी लोगों ने असाधारण चुनौतियों का सामना करते हुए उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है। उन्होंने दशकों के संघर्ष, प्रतिबंधों और राजनीतिक उथल-पुथल का सामना किया है। इराक अपार संभावनाओं वाला देश है। यह विशाल तेल भंडार, उपजाऊ भूमि और एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध है। इराकी लोगों का विद्वता, कलात्मकता और उद्यमिता का एक लंबा इतिहास रहा है। इराक के लिए आगे का रास्ता निस्संदेह लंबा और कठिन होगा। देश को अभी भी राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और आर्थिक तंगी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद है। इराकी लोगों ने समय समय पर अपना लचीलापन, अपना दृढ़ संकल्प और पुनर्निर्माण की अपनी क्षमता दिखाई है। प्राचीन सुमेरियों से लेकर आज तक दो नदियों के बीच की भूमि ने इतिहास के उतार चढ़ाव को देखा है। इराक की कहानी नवाचार, संघर्ष, लचीलापन और आशा के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। इराक का भविष्य अलिखित है, लेकिन इसके लोग एक समृद्ध और प्राचीन विरासत के उत्तराधिकारी, अपने भाग्य को स्वयं आकार देने के लिए दृढ़ हैं।